हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स से संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ये तो एक प्राकृतिक नियम है कि जितने भी संवेग है वो संरक्षित होते हैं, जितनी भी ऊर्जा है वो संरक्षित होती है। हर जो प्रतिक्रिया है वो संरक्षित रहती है। मतलब ये होता है कि संरक्षण कैसे हम दिखाते हैं, तो संरक्षण दिखाते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वही स्टेज फाइनल होती है, ऐसे हम लोग दिखाते आए हैं। लेकिन 11th क्लास में जब हम संरक्षण का देते हैं तो हम नियतांक कहते हैं कि अगर कोई, जैसे कि हमें प्रूव करना है कि संवेग संरक्षित है, तो कंडीशनल उसको हम बताएंगे कि संवेग यहाँ पे नियत है, एक समान है, मतलब वो संरक्षित है। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। 9th क्लास तक हम लोगों को पढ़ा है कि इनिशियल स्टेज में जितनी चीज़ें हैं वो फाइनल भी वही मिलेगा, तो ऐसा संरक्षित कहते हैं। ऊर्जा को हम लोगों ने संरक्षित किया था, उस वक्त दिखाया था। चलिए आज हम लोग वेग संरक्षण 11th में देखते हैं कैसा होता है। इसका डेफिनेशन है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं के किसी तंत्र का कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु की यथास्थिति बनी रहती है। मतलब ये कि उसमें जो वेग परिवर्तन का दर है वो संरक्षित रहता है। आइए इसको पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इन द ऑब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम्स ऑब्जेक्ट्स इज प्रिजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मैथमेटिकल भाषा में। जब आपको आएगा संवेग संरक्षण का डेफिनेशन लिखने की तो हम तो यही लिखेंगे, लेकिन उसको हमें मैथमेटिकली भी दिखाकर बताना पड़ता है कि हाँ ये संरक्षित है। तो चलिए, जैसे कि हमने मान लिया कि फ़िलहाल एक कण के लिए, क्योंकि ये जो नियम है, चाहे एक कण हो, चाहे दो कण हो, और चाहे बहुत सारे कण हो, सबके लिए ये मान्य है। तो एक कण के लिए ऐसा हमने मान लिया कि एक वस्तु है ये, और ये अपनी यथास्थिति में है, यानी कि यह अगर मोशन में है तो मोशन में है समरूप, और अगर ये स्थिर है तो स्थिर है। अब इस पे कोई फोर्स लगाएंगे तो अगर स्थिर होगा तो क्या इसमें परिवर्तन आएगा? इसमें मोशन आएगा। कब? जब वो फोर्स इसके अपोजिशनल फोर्स से बड़ा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये मूवमेंट में है, अब फिर भी फोर्स लग रहा है, तो फिर वो फोर्स इसके वेग में वृद्धि करेगा। अपोजिशंस में लगा, मान लो कि ये इधर जा रहा है, अपोज लगेगा तो इसके वेग में कम ही करेगा, यानी परिवर्तन तो लाएगा, चाहे वो वृद्धि हो या फिर कमी हो, परिवर्तन तो लाएगा। डिक्रीजिंग करेगा या इंक्रीज करेगा, दोनों में से कोई एक करेगा अगर वायबल इस्तेमाल हो गया है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि एक फोर्स F1 किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, और वो लगता है एक छोटे से अंतराल के लिए, और उसके वस्तु के वेग में मोमेंटम P चेंजेज होता है, डेल्ट P मोमेंट चेंज होता है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, यानी गति के नियम से, थर्ड्स नहीं, सेकंड लॉ से क्या मिलेगा कि F इक्वल टू डेल्ट P बाई डेल्ट T। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। कैसे? ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द्वितीय नियम से क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स।
पढ़ा था ना। तो ये है, अगर हम देखें कि जैसे ही कहा गया था कि इस पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगी, और मोमेंटम चेंज होगी तो उसके रेट को हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ कह रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो यह अगर इन द ऑप्शंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो ये एफ डैश क्या हो जाएगा, 0। कब, इन absence of external force। अच्छा देखिए, ये इंग्लिश में लिखा गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में ही द्वितीय नियम से, और यहाँ लिख सकते हैं बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो थोड़ा सा ये दोनों लैंग्वेज लिखना आसान नहीं होता, तो दोनों लोग आप लोग समझ लेंगे। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्ट P बाई डेल्ट T इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमें हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझने चाहिए, क्योंकि कॉज जब पूछेगा तो कॉज हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे डेल्ट T 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम 0 ले लेंगे तो सारी स्थितियाँ ही ख़त्म हो जाएगी, कोई भी प्रोसेस चलेगा ही। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सपोज किया था कि अगर T टाइम तक ऑब्जर्वेशन होता है, हालांकि सपोज हमने किया था कि F फोर्स डेल्ट T यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अप्लाइड होता है, तो वस्तु के वेग में यानी उसके मोशंस में चेंजेज होगा, उसके स्थिति में चेंजेज होगा। और ऑब्जर्वेशन जो होता है, टाइम कभी न बैक चलता है और ना ही वो 0 पे कैलकुलेट होता है। 0 कैलकुलेट मतलब कि हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू ही नहीं हुआ। जैसे ही शुरू होगा सेकंड्स तो चलने लगेंगे, तो टाइम कभी 0 नहीं होता किसी भी प्रोसेस के लिए। हम स्थिर वस्तु को भी अगर देखना शुरू करिए तो टाइम चलना शुरू हो गया। पहली चीज़, अगर मान लेते हैं कि ये टाइम हमने 0 ले लिया तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिजल्ट 0 बता रहा है, मीन्स ये है कि डेल T 0 नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि P इज इक्वल टू 0, डेल्ट P यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। और ये पीछे के वीडियो में ही हम बता चुके हैं कि मोमेंटम या एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वस्तु रुक गई, केवल रुक गई है या रुकी हुई स्थिति में यानी कि स्थिर स्थिति में है, ऐसा नहीं है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो 0 तो सारे चीज़ है। अगर वस्तु मोशन में है और उनके मोशन में जो उनका वेग है, वेलोसिटीज़ है, वो चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, और m तो कांस्टेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो अगर ये v चेंज नहीं हो रहा है, v इज इक्वल टू v इनिशियल v, u इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू v फाइनल v। तो जब हम चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो डेल्ट P इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और ये v माइनस v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो P 0 आ गया, वेलोसिटी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, नियत है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे भी जो मोमेंटम था वहीं फाइनली जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त भी मोमेंटम वही है। तो यहाँ से लिख देंगे डेट गिव्स P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ लिख सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ, सो इन ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द कंजर्वेशन मोमेंटम इज प्रिजर्व ऑफ ए बॉडी इज प्रिजर्व। या फिर बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग, किसी वस्तु का संवेग नियत होता है या संरक्षित
होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कण पर। ठीक है, अगर यही चीज़ दो कणों पे हो तो क्या होगा, चलिए उसके लिए देखते हैं। दो कणों के लिए मान लीजिए कि एक कण ये हो गया M1 और दूसरा कण ये हो गया M2। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पेक्टिव एक्शंस में है, ऐसा मान लेते हैं। तो सपोज करें कि ये दूसरे पे बल लगा रहा है और ये पहले पे बल लगा रहा है, तो इसके अनुसार मान लेंगे कि इस पे F1 दूसरे पे लगा रहा है तो ये हो जाएगा 2-1 और ये हो जाएगा 1-2। ठीक है, इनमें फोर्स लग रहा है और इस कंडीशन में इनमें चेंजेस जो आ रहा है डेल्ट P1 और इस पे आ रहा है डेल्ट P2। ऐसा मान लिया कि दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ अन्योन प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उन पे जो एक्शंस हो रहे हैं कि पहला दूसरे पे लगा रहा है फोर्स वो 2-1 और दूसरा पहले पे लगा रहा है 1-2। इससे चेंजेस जो आ रहे हैं डेल्ट P1 और डेल्ट P2 के लिए, और दोनों पर जो टाइम पीरियड है वो डेल्ट T है। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से ऐसा हम लोग सपोजिशन ले लेंगे कि टू बॉडीज M1 एंड M2 आर interactions between them. If one is reacted on other F21 and second is on first F1 in this time short time period del t, then in this time period it gets delt P1 and delt P2 as a मोमेंट चेंज इन मोमेंटम्स रेस्पेक्टिवली। दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक पर F21 फोर्स लगता है डेल्ट P1 मोमेंटम चेंज होता है और दूसरा 1-2 फोर्स लगाता है और डेल्ट P2 मोमेंटम चेंज होता है, और ये पूरी प्रक्रिया होती है शॉर्ट टाइम पीरियड डेल्ट T में। ये आपको सपोज कर लेना है। ठीक है, और सपोज करने के बाद आप क्या करेंगे, न्यूटन्स के सेकंड्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, यानी कि फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। तो ये अभी मैंने लिख दिया कि आप लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेरा व्यू केवल इसको समझाना है, और जो स्टेटमेंट्स है इस पर हम पूरा स्टेटमेंट लिखने लगेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और पूरे का पूरे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं इस पर बोलूँगा, आप वीडियो को इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा देखिए। मैं इन चीज़ों को बोल दूँगा, एक जो चीज़ें अभी लिख कर बता दिया कि हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। अगर आप हिंदी से ही कर रहे हैं, लिख देंगे फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, तो कोई ऐसा नहीं है कि गलत वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये लिख कर मैंने बता दिया, इसके आगे जनरली मैं करूँगा, आप लोग अपने में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मोमेंटम चेंज कर रहा है उसके अनुसार हो जाएगा F21 इज इक्वल टू डेल्ट P1 बाई डेल्ट T। ठीक है, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू डेल्ट P2 बाई डेल्ट T। ठीक है, ये मिलेंगे हमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ से,
और लेकिन न्यूटन के थर्ड्स लॉ को दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या मिल जाएगा हमें, थर्ड लॉ। और उसके बाद एक चीज़ और हम चुक गए इसमें, बता दें कि ये प्रतिक्रिया तीनों केस में हो सकता है। कैसे, अगर ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही तरफ जा रहे हो और आकर टकराते हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट इधर आ रहा हो और एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो और तब परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, दूसरा आकर उसको रिएक्ट करता है। तो कंडीशन कोई भी होगा, प्रोसेस यही इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो स्थिर वस्तु है उस पर भी कोई मूवमेंट वस्तु आकर टकराती है, तो रिएक्शंस दोनों पर बराबर होता है और दोनों पर एक साथ होता है, एक ही टाइम पीरियड में होता है। ये ध्यान रहे, ये डेल टी है ना, ये T1 T2 नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल है। तो इसलिए हर एक बारीक कंसेप्ट को आपको समझना होगा और उसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको किसी भी कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो उसको कंफर्म करके 100% उस कंसेप्ट में आप परफेक्ट होंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हाँ, हमारे एक और भी सहायता कीजिए कि आप अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा और माँ बाप के लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। और उन लोगों से भी निवेदन है कि जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके पास भी अगर वीडियो पहुंचता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो उनके पास कोई नोटिफिकेशंस नहीं जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, भले नोटिफिकेशन मत दबाइए, लेकिन स्टूडेंट जो है वो तो नोटिफिकेशन दबा कर रखें ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। लेकिन जो नहीं स्टूडेंट्स है वो सब्सक्राइब कर ले, आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर ले। इतनी सहायता ज़रूर करें जिससे कि वो उन बच्चों को जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं उन तक हम ज़्यादा कंटेंट लेकर पहुंच पाए। तो चलिए, ये हो गया। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम थर्ड लॉ से क्या होता है, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये कैसे, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ से आएगा F21 दैट इज इक्वल टू F12 माइनस F12, यानी कि आपने पढ़ा ही थर्ड लॉ में, एवरी एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए, अगर इसको हम दूसरी साइड्स में यानी ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा कि F21 प्लस F12 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि डेल्ट P1 बाई डेल्ट T प्लस डेल्ट P2 बाई डेल्ट T इज इक्वल टू 0। इसमें से 1 बाई टी को अगर कॉमन कर ले हम तो ये क्या मिलेगा, 1 बाई डेल्ट T डेल्ट P1 प्लस डेल्ट P2 डेट इज इक्वल टू 0। और पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम 0 नहीं होता है किसी भी एक्शंस के लिए। और टाइम 0 नहीं है तब क्या होगा, टाइम 0 अगर नहीं है तो 1 बाई टाइम भी 0 नहीं होगा, या मल्टीपल्स टाइम भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डेल्ट P1 प्लस डेल्ट P2 0 है, तो डेट गिव्स डेल्ट P1 प्लस डेल्ट P2 इज इक्वल टू 0। यानी कि दो वस्तुओं के परस्पर क्रियान्वयन के मध्य उनका वेग संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि डेल्ट P1 प्लस डेल्ट P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट
हिंदी वाले नियतांक लिखेंगे इसको, नियत, ठीक है। और उसके नीचे स्टेटमेंट जा सकता है कि एक्शंस बिटवीन टू, ड्यूरिंग द एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज प्रिजर्व, आर प्रिजर्व। दो वस्तुओं के बीच जो परस्पर प्रतिक्रियाएं होंगी उस दौरान उनका संवेग संरक्षित रहेगा। उसको रैखिक संवेग भी कहते हैं। रैखिक संवेग संरक्षित रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग वर्टिकल संवेग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वस्तुएं जो हम ले रहे हैं वो लीनियर कोलिजन्स पे ले रहे हैं। अब ये केवल दो वस्तुओं की बात नहीं है। अगर ऐसा मान लेते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, n ऑब्जेक्ट्स, और इनके जो संवेग है वो p1 p2 pn है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस प्लस pn इज इक्वल टू 0, अर्थात संपूर्ण संवेग क्या होगा, नियत रहेगा। चाहे वो फर्स्ट स्टेज पे हो या कुछ देर के बाद देखें अदर स्टेज पे हो, उनका हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाए, जिसको हम लोग ऐसे संवेग संरक्षण से तृतीय नियम्स को निकालेंगे या फिर उनको देखेंगे कि कैसे हम उसको संरक्षित दिखा सकते हैं। अदर वो चैप्टर्स में देखें, टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे है संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, तो वो एक कण के लिए भी दिखाया, दो कण के लिए भी दिखाया, और सिमिलरली बाकी कणों के लिए दिखाया जा सकता है। अब सब एक साथ हुए हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक्ट होते हैं और उनमें कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होता है तो वो सबका सम 0 होता है, यानी वो वायलेंस फोर्स कहलाते हैं। पीछे की चर्चाओं में जाने तो, यहाँ जाने तो ये उनके द्वारा किया गया इंटरएक्शन संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हमें संवेग संरक्षण के नियम से गति की तृतीय नियम का निगमन, यानी कि हम गति के तृतीय नियम को संवेग संरक्षण से भी निकाल सकते हैं। और इसके पहले हम लोग जान चुके हैं, आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो देख लिया होगा कि गति का द्वितीय नियम ही क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स लॉज है, यानी कि मुख्य नियम है। क्योंकि गति के द्वितीय नियम से हम लोग फर्स्ट नियम को भी निकाल चुके हैं, थर्ड को भी निकाल चुके हैं, और मोमेंटम से ही हम गति के दूसरे नियम को निकाले थे, और इससे ही हम तीसरे नियम को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। कैसे, तो हम ले लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट M1 M2, यह ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B। सपोज कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट A है U1 और ऑब्जेक्ट B है वो U2 मोशन से गति कर रहा है, गति से गतिमान है, और कुछ देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। अब दोनों जब टकराते हैं तो फिर उसके बाद उनका A का वेग, और ये M1 और M2 मास है, A का वेग V1 हो जाता है और B का वेग V2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये अलग अलग थे, इनका संवेग अलग अलग था। इसका संवेग P1 मान लेते हैं, इसकी संवेग को P2 मान लेते हैं, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 U1, और या P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू M2 U2। ठीक है, अब दोनों कोलिजन किए T टाइम्स के लिए, और फिर से उनका अब ये संवेग P1 जो था
संवेग P1 और P2 अलग अलग हो गए, मतलब कि यहाँ पे उनका फाइनल संवेग जो हुआ वो क्या हो जाएगा, P1 जो था अब कन्वर्ट हो गया है किसमें, M1 V1 में, और P2 का संवेग हो चुका है P1 डैश, और P2 डैश का संवेग हो गया है M1 M2 V2। ठीक है, ये पहला संवेग एक जगह था M1 U1 P1 का, और P1 डैश का अब हो गया है M2 V1 M1 V1, और P2 का संवेग था M2 U2, और अब P2 डैश का संवेग हो गया है कितना, M2 V2। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमको किससे लेना है, संवेग संरक्षण से। और संवेग संरक्षित क्या है कि P1 अगर चेंज लें कि चेंज इन संवेग, चेंज इन कंजर्वेशन, सॉरी मोमेंटम, ये क्या होगा, डेल्ट P1 क्या हो जाएगा, P2 डैश माइनस P1 डैश, तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1। ठीक है, और चेंज P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 डैश माइनस P2, और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 V1। M2 U2 ये हो जाएंगे। लेकिन संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, तो ये हो जाएगा चेंज P1 प्लस चेंज P2 इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया ये, संवेग संरक्षण के नियम से आप यहाँ लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब आ जाते हैं, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2 M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू 0। और इससे लेंगे अगर, तो ये देखिए दोनों निगेटिव है, एक तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यानी कि देखिए ये क्या था, इतना था कोलिजन से पहले इनिशियल यानी कि प्रारंभिक संवेग, कुल प्रारंभिक संवेग, यानी कि इन दोनों को जोड़कर जो संवेग बना था वो टोटल क्या था, टोटल ये क्या कहेंगे, मोमेंटम था। कोलिजन हुआ डेल टी के जितना टाइम तक, एक छोटे टाइम इंटरवल डेल टी पे, और उसके बाद कुल आया M1 V1 M2 V2, वो इधर कुल संरक्षित है। यानी कि कुल इनिशियल इक्वल टू कुल
इनिशियल मोमेंटम्स, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल, और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें निकालना था तृतीय नियम को। फिर से हम यहाँ आते हैं कि ये क्या है, ज़ीरो। और इसको अगर हम देखें कि मोमेंटम कैसे मिलता है, तो द्वितीय नियम का इस्तेमाल करेंगे तो F21 से P1 हुआ था मोमेंटम, तो इसको अगर कन्वर्ट्स करें कैसे, तो इनमें हम यहाँ से लेकर चलते हैं टाइम t से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्ट P1 बाई डेल्ट t प्लस डेल्ट P2 बाई डेल्ट t इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब ये P1 किससे क्रिएट हुआ था, तो F21 से, और P2 किससे क्रिएट हुआ था, तो F12 से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0, और तब हम लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, और यही तृतीय नियम है। क्या है तृतीय नियम, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये F21 जितना बल लगाया, मतलब F1 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितना बल लगाया, उतना ही बल F12 दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर उसके ठीक विपरीत दिशा में बल लगाया। ये थर्ड लॉ है, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। अब ये मोमेंटम्स इनिशियल और फाइनल हमने यहाँ निकाल कर इसलिए दिखाया है कि जब हम कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम से कोई क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए क्या होता ही है, तो जिससे हम इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट के मास को करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मास या इनर्शिटी हम लोग ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लेकर नहीं, बल्कि मोमेंटम के एमवी फॉर्म से ही निकाल पाएंगे। इसलिए हमने दिखा दिया कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम डैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमें निकालना था थर्ड लॉ, वो हमने निकाला, लेकिन साथ ही साथ आपको एक ये फॉर्मूले हमने क्रिएट किए जो हम लोगों ने 9th में भी किया था, और अभी भी हमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। टोटल लिनियर मोमेंटम इनिशियल डैट इज इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम फाइनल, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज एक क्वेश्चंस करते हैं। कहता है कि एक 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो गोलाकार पिंड 10 मीटर और 50 मीटर प्रति मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हैं। और कहाँ चल रहे हैं, तो इनकी दिशा एक दूसरे की ओर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट्स है। एक अगर पहले वाले को राइट्स माने तो दूसरा वाला लेफ्ट हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ समय पश्चात टकराने से वो जुड़कर निकाय बनते हैं, और निकाय का वेग ज्ञात करना है हमको। तो चलिए पहले इसको हम लोग मैंने कहा कि हमको ईजी तरीके से और बिल्कुल कंसेप्ट्स को समझाते हुए, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे वो थ्योरी हो, हम बनाएंगे। हम एक छोटा सा छोटा भी कंसेप्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि छोटे कंसेप्ट से ही बड़े कंसेप्ट का निर्माण होता है। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं और बोले कि ईंट न लगाए, एक ही बार छत डाल दें, कहाँ से डाल देंगे, किस पे डाल देंगे? पिलर खड़े करके डाल देंगे तो घर नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, झोपड़ा हो जाता है। अगर जब उसमें ईंटें जोड़ेंगे तब वो बिल्डिंग बनता है। आप ऐसा ना सोचें कि पिलर उठाया, छत डाल दिया, वो घर हो गया, नहीं ना बनता है। कभी बनते ऐसा देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि उसमें रहेगा कौन और उसमें होगा क्या, तो लोग भूल जाते हैं। ये ज़रूर है कि पिलर पे
छत टिका हुआ है, लेकिन घर तब बना वो जब उसकी दीवारें जुड़ी थी। और दीवारें कब बनी? जब एक एक ईंट रखा गया। तो वो जानना ज़रूरी है कि वो ईंट रखकर ही दीवार बनती है, दीवार के ऊपर ही छत घर कहलाता है। तो आप ये ना सोचें, ये मेरा एक आप लोगों के लिए सजेशन भी है कि आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप घर बैठे आईआईटी नहीं कर सकते या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं निकाल सकते। सब कुछ बेटर मार्क्स और बेटर फ्यूचर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको मेहनत की ज़रूरत है और क्या कहें उसको, इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है। वो मैं इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा। आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, जुड़िए हमारे साथ और आप घर बैठे मेहनत कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस पर व्हाट्सएप है, इस पर आप कॉपी करके उसको भेज दीजिए और घर बैठे मैं आपको सक्सेस बनाऊंगा। एक छोटे कंसेप्ट से लेकर बड़े कंसेप्ट की हम आपको परिकल्पना देंगे। चलिए पहले इसको मैं कह रहा था कि इजी तरीके से कैसे, तो पहले हम उसको आप ज्योमेट्रिकली दिखा देते हैं कि वो चीज़ कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये M1 मान लिया कि इसकी M1 है और M1 इक्वल टू कितना 40 किलोग्राम, ठीक है। और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और एक दूसरा पिंड है, ये है M2 इज इक्वल टू कितने का है 20 किलोग्राम का, और इसका वेग पहले वाले की तरफ है और इसको मान लेते हैं, मानना नहीं है, ये दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड से ये स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये सब पोजीशंस हमने ले लिया है और अब इसको क्या करते हैं कि हम इनके मूवमेंट को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आकर टकराए और दोनों एक ही दिशा में चल दिए, तो जब दोनों एक ही दिशा में चल दिए तो उसको हमने मान लिया कि इनकी जो वेग है फाइनली v, दोनों का कंबाइंड वेग है। ये M1 और M2 का कंबाइंड वेग v है। ये सब पोजीशंस में आप ले लेंगे कि लेट कंबाइंड वेलोसिटीज ऑफ सिस्टम, यानी कि दोनों जुड़कर सिस्टम्स बने हैं, तो कंबाइंड वेग उन सिस्टम्स का v है। यूज करेंगे क्या, देखिए हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा लिखने से सवाल नहीं बनता है। दो चीज़ें हैं कि हमें जब बोर्ड में लिखना है तो भी हम शॉर्ट्स में सारी चीज़ें लिख लें, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं आप सपोजिशन में लिखेंगे, वो लिखने के टर्म्स में हो जाएगा, अब बाकी कैलकुलेट कर लें। और जब हम आईआईटी के लिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स मिले, कैलकुलेशंस लास्ट तुरंत हो जाए। चलिए, तो पहला जो था इनका फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, तो वो था M1 U1 प्लस M2 U2, और फाइनल यानी कि इसको PI ले ले, और P फाइनल F क्या होगा, तो वो हो जाएगा M1 प्लस M2 V। सपोज आपने किया है कि कंबाइंड वेलोसिटी क्या है v है, दोनों की एक ही है तो 1 2 जान डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू PB, ठीक है। यहाँ से अगर ले लें तो PI क्या है, M1 U1 प्लस M2 U2, वो क्या है M1 40, तो 40 इंटू U1 10 प्लस M2 कितना है, तो M2 है 20 किलोग्राम, तो 20 इंटू वेग है इसका 50 और डेट इज इक्वल टू
FI PF, तो ये कितना हो जाएगा M1 प्लस 40 प्लस 20B। सॉल्व करेंगे तो ये 400 प्लस 1000 इक्वल टू 60B। That gives V is equal to 1400 by 60, 1400 by 60, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 और ये 70, और ये हो जाएगा 70 को करेंगे तो 23.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कंबाइंड होकर वो 23.3 मीटर पर सेकेंड से चलेगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर रखा तो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये आपको 2 लाइंस दिख रहा है, आप इसमें हम सपोजिशंस लिखे नहीं हैं, वो आप लिखोगे तो वो रिटन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और वो क्वेश्चंस है कि 100 किलोग्राम का एक तोप है, 100 किलोग्राम्स का एक ये तोप है जिससे गोला फायर किया जाता है। वो गोला कितना है 0.02 किलोग्राम। ठीक है, और नोजल स्पीड्स का मतलब होता है यानी कि नालमुखी चाल कि यहाँ से जब वो निकला गोला तो 80 मीटर पर सेकेंड से निकला। तो प्रतिवेक्ष चाल यानी कि रिकॉल वेलोसिटी ऑफ तोप की क्या होगी, जब तो फायर करता है तो आप देखे होंगे पीछे की तरफ हिलता है, अब वो बहुत दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि वज़न पे डिपेंड करता है। थर्ड लॉ में हम लोग एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं। क्या एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं, तो वो पढ़े हैं हम कि जब हम अर्थ पे चलते हैं तो पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो जितना हम धक्का देते हैं अर्थ हमको उतना ही देती है। तो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, और फिर वो सोचे कि जब हमने भी उतना ही दिया तो पीछे वो अर्थ गया कि नहीं गया, पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो चला गया क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमारी वज़न की तुलना में इतना बड़ा है कि वो हिल भी नहीं सकता, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए ये 100 किलोमीटर का है, तो इस यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम लें, अगर आप सपोजिशन सारा ले लेंगे, जानते हैं कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ले इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर मान लेते हैं कि तोप का मास m1 है, तो वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। m2 कौन, सेल का यानी कि गोले का मान, द्रव्यमान, और u2 गोले की स्पीड। अब ये दोनों देखें कि u1 इज इक्वल टू 0 एंड u2 इज इक्वल टू 0। जब तक फायर नहीं हुआ दोनों स्थिर है, तो दोनों के वेलोसिटी 0 है, इसलिए टोटल मोमेंटम कितना हो गया 0। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 है 100 किलोग्राम, स्पीड को मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v है, पहले से मान लिए रखेंगे तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस 0.0 kg इंटू इसकी स्पीड है 80, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 100 v प्लस 8 गुना 16 1.6 हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम पी आई इसको मान लें और इसको मान लें पी एफ,
तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू पी एफ, दैट गिव्स 0 इज इक्वल टू 100 बी प्लस 1.6। यहाँ से मिल जाएगा 100 बी इज इक्वल टू माइनस 1.6, दैट गिव्स b इज इक्वल टू 1.6 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.016 मीटर पर सेकेंड। किस में आएगा? माइनस में आएगा। और माइनस में आने का मतलब कि अगर गोला आगे की तरफ जा रहा है तो पीछे की तरफ आएगा, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। और उसी को नालमुखी चाल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं रिकॉयल स्पीड, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ कैनन इज इक्वल टू, तब जब रिकॉयल वेलोसिटी नाम दे देंगे तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? नालमुखी चाल, तोप की नालमुखी चाल बराबर, सॉरी नालमुखी कहते हैं प्रतिक्षेप ताल, तोप की प्रतिक्षेप चाल इज इक्वल टू 0.016 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ तथ्य को देखा और आपने उसमें सब कुछ देखा, उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी उसके कंसेप्ट हमने बताए, उस पर 2 एग्जांपल्स लेके आपको समझाया कि आप कैसे इसको वहाँ यूज कर सकते हैं। कई बार एक और हमें कमेंट्स में मिल रहा है कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं क्या यही आता है आईआईटी में? तो सबसे बड़ी हमारी समस्या आप लोगों को बता दें, जो कोई भी पूछा है उससे हमें कहना यही है कि भाई पूछना बिल्कुल सही है। आपको जो भी डाउट्स है मैं बोलता हूँ कि आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन जब मैं मेरी पूरी वीडियो को भी देखिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस करते हैं ना उसका हम जवाब ऑलरेडी हर वीडियो में दे चुके रहते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। मैंने बार बार कहा है कि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई भी सवाल नहीं बनेगा। तो हम लोग अभी कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट करने के बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी गति के नियम में हम लोग चल रहे हैं तो कंसेप्ट चल रहा है, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उस कंसेप्ट के आधार पर हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे यूज हो जाएगा। आईआईटी में कैसा आता है इस क्वेश्चंस को मैं रिपीट करता हूँ और दिखाता हूँ, लेकिन वो इन कंसेप्ट से बाहर नहीं होता है। इसको आप जाने रहेंगे तो उसको बना लेंगे, नहीं जाने रहेंगे तो रट्टा मार सकते हैं, बना नहीं सकते। और रट्टा मारने का मतलब कि जो आप रट्टा मार रहे हैं वो तो आता ही नहीं है, और इसीलिए फेल्योरिटी आती है। तो आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आईआईटी क्रैक होगा, ये मेरा दावा है। आप पहले कंसेप्ट तो क्लियर कीजिए, वो अपने आप जब उतने बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको इसे छोटे से ये जो कंसेप्ट है ना वहाँ वो उसको बहुत छोटा बना देगा उस क्वेश्चन को। तो आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, आपको हम बताएंगे आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे ये छोटे कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल होते हैं, और इसी की वजह से वो कैसे ईजी हो जाता है ये हम आपको बताएंगे। तो ये आपका सवाल नहीं रहना चाहिए। कब? जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे हर वीडियो को देखेंगे तो आपका हर टॉपिक का कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आप उसमें टेंशन ना लें। ठीक है, आप केवल जुड़ें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और वो लोग भी जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके पास तक भी अगर वीडियो पहुंचता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए आज हम सबका धन्यवाद करते हैं, हम लोग यहीं पे वीडियो स्टॉप करेंगे, फिर अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक्स पे हम लेकर कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।